Hello everyone, welcome to our channel MedJX. My name is Radhika Sharma and today we'll be doing chemical equilibrium. So let's get started. So chemical equilibrium में सबसे पहले तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं ताकि हमें ये समझ में आए भाई इक्विलिब्रियम हम अटेन किस में कर सकते हैं, होती क्या चीज है ये। तो देखो दो तरह की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, देखो बचपन में भी हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम लोग एक बार फिर से जरा इस पे बात कर लेते हैं क्या होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो बेटा यूनिडायरेक्शनल होती हैं, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। द रिएक्शंस which proceed only in one direction, ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब ऐसी रिएक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं कि रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं चाहूं कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि द रिएक्टेंट्स आर converted to are converted to products, but products can't be converted back to reactants। ठीक है जी, तो हमारे प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट्स वापस नहीं बना सकते हैं। प्लस इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करने का कोई भी पॉइंट बचता ही नहीं है, बिकॉज यूनिडायरेक्शनल है। तो हम ये बोल सकते हैं इन रिएक्शंस के लिए कि इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव्ड। और हम इसको कैसे दिखाते हैं, इस एरो को इस सिंगल हेडेड एरो से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। ठीक है, ये बातें कुछ हो गई हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है जैसे कि HCl प्लस NaOH। क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या बना के दे रहा है मुझे, NaCl प्लस H2O। ठीक है जी। अब ये रिएक्शन कैसा है तुम्हारा, ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखना चाहूं कि NaCl पानी में मिलाऊं तो क्या मुझे वापस से HCl मिलेगा, नहीं। तुम सबको पता है, ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है ना, नमक को पानी में घोले वो घुल जाएगा, बट उससे HCl नहीं बनेगा। तो मतलब ये रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती है, यूनिडायरेक्शनल है। तो ऐसे रिएक्शन हमारे इरिवर्सिबल हो गए। अब जैसे मान लो CH4 प्लस O2 मीथेन के कंबस्शन का रिएक्शन है, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन हम ले तो हमें पता है क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। अब मैं सोचूं कि CO2 और H2O मुझे मीथेन बना के दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो हमारे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं और बैकवर्ड नहीं आ सकते, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। चलो अब देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे, रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो हमारे दोनों डायरेक्शंस में चल सकते हैं। रिएक्शंस which proceed in both the directions, जो दोनों डायरेक्शंस में हो सके, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस।
अब इसमें हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और वापस से प्रोडक्ट मिलके हमारे रिएक्टेंट्स भी बना देते हैं. सो वी कैन से दैट रिएक्टेंट्स are converted to products and products can also converted back to reactants. ठीक है जी, ये बात सही है. और ऐसे रिएक्शंस में हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम can be attained in such reactions. ऐसे रिएक्शंस में हम इक्विलिब्रियम भी अटेन कर सकते हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं. रिएक्शंस represented by double headed arrow. चलो देखो, अब देखो कैसे हो सकते हैं हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे कि मान लो NO2 हमारा N2O5 बना रहा है. ठीक है जी, ये रिएक्शन हमारा क्या बना रहा है, N2O5. अब अगर मैं सोचूं कि ये रिएक्शन मेरा बैकवर्ड जाएगा, हाँ जी, तो N2O5 भी हमारा NO2 बना सकता है. तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं. तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, NO2, क्योंकि ये फॉरवर्ड जाके N2O5 भी बना रहा है और N2O5 टूट के NO2 भी बना रहा है, तो मैं इस एरो से रिवर्सिबिलिटी शो कर सकती हूँ रिएक्शन की. मैं ये बता सकती हूँ कि दैट दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे अमोनिया है, अब N2 प्लस 3H2 हम लोगों को क्या देते हैं, अमोनिया. अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और अमोनिया वापस से हमारा N2 और 3H2 में भी चेंज हो सकता है. तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शंस ना बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस हम लोग सिर्फ क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि मान लो आपका N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया दे रहा है, अमोनिया मिलके हमारा N2 प्लस 3H2 दे रहा है. अगर हमारा H2 यहाँ से गायब हो गया या N2 गायब हो गया बिकॉज दे आर गैसेस, तो फिर कैसे, जब बचा ही नहीं प्रोडक्ट तो वो वापस से रिएक्टेंट बनाएगा कैसे. तो हमें ये रिएक्शंस कैसे करवाने पड़ते हैं, क्लोज्ड वेसल में. क्लोज्ड वेसल में हम लोगों को ये रिएक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. अगर हम इन्हें ओपन वेसल में करवाएंगे तो ये रिएक्शंस हमारे कैसे बन जाएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस बन जाएंगे. अब अगर मैं बात करती हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट की, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं. वो कैसी हो जाती हैं, कांस्टेंट. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं. चलो, हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, पानी की बकेट, उसको हम फिल कर रहे हैं. ठीक है, आपने ऊपर से टैप चलाया है और आप उस बकेट को क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो. अब मान लो आपने नीचे बकेट के एक छेद कर दिया है ना, एक होल बना दिया आपने, तो पानी क्या करेगा, उस होल में से निकल जाएगा. तो हुआ क्या कि शुरू में आपकी बकेट इतनी भर चुकी थी बट आपने टैप बंद नहीं किया, बट एक होल कर दिया, तो शुरू में क्या होगा, पानी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि पानी निकल गया तो भाई लेवल डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो ये चीज ऐसी है जो सारे इमेजिन कर सकते हैं, शायद कभी तुमने ऐसा कुछ देखा भी हो. तो देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से गिर रहा है, अब पानी का लेवल तुम्हारा कांस्टेंट हो चुका है, ना पानी का लेवल इंक्रीज कर रहा है ना पानी का लेवल डिक्रीज कर रहा है. तो हुआ क्या यहाँ पर कि जितनी स्पीड से पानी आ रहा है उतनी ही स्पीड से जा रहा है. जितनी स्पीड से बेटा पानी आ रहा है उतनी ही स्पीड से तुम्हारा पानी निकल रहा है. अब तुम्हारा जो पानी है वो कांस्टेंट हो चुका है. तो हमारे रिएक्शंस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जितने स्पीड से हमारा प्रोडक्ट बनता है उतनी ही स्पीड से जो हमारा प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाता है.
तो जब ये स्पीड सेम हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन हमारी कांस्टेंट हो जाती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants and products becomes constant। और जितनी स्पीड से तुम्हारा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको रेट बोल सकते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड में जो रिएक्शन जा रही है, रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी किसके बराबर हो जा रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ हम लोग इक्विलिब्रियम की नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम कैसा होता है ना, डायनेमिक होता है नेचर में। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अब जैसे वो बकेट वाला एग्जांपल तुमको दिया, तो पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि ऊपर से पानी आना रुक गया, नीचे से पानी जाना रुक गया। वो तो चल ही रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है जा रहा है, रिएक्शन तो आपकी हो ही रही है, लेकिन उस अमाउंट को देख के लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, बट रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है बट रिएक्शन चलती रहती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बेटा क्या नाम दे देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम। इज दैट क्लियर? अब इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, चाहे तुम फॉरवर्ड से कर लो चाहे बैकवर्ड से कर लो। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। ईदर डायरेक्शन का मतलब चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप देखो कि अगर मैं कैटलिस्ट डाल देती हूँ किसी रिएक्शन में, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या देता है, बढ़ा देता है। सो हम बोल सकते हैं अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब देखो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है, तो पता ऐसे चलेगा अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर ये सब कांस्टेंट हो गया है, या विद टाइम कलर इज नॉट चेंजिंग, विद टाइम द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग, विद टाइम द प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, बट द कलर वाला फैक्टर इज स्पेसिफिक। जिस रिएक्शन में कलर आएगा हम सिर्फ उसी रिएक्शन में वो वाला फैक्टर बोल सकते हैं। सो आई कैन से दैट इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड by concentration, pressure और कलर। ठीक है, अब ये कलर वाला स्पेसिफिक हो गया, जैसे तुम्हारा N2O5 था, ये कलरलेस था, ये चेंज हो रहा था NO2 में। NO2 कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। जब तुम्हारे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो तुम्हें लगेगा प्रोडक्ट बन रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। एक टाइम आएगा कि तुम्हारा वापस से रिएक्टेंट भी बन रहा होगा तो इंटेंसिटी घटेगी कलर की। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कलर जो है तुम्हारा अब ना ज्यादा इंटेंस है ना बहुत कम इंटेंस है, मतलब अब वो कांस्टेंट हो चुकी है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन। बट ये सिर्फ उसी में बता पाएंगे जिनमें हमारा कलर आ रहा होगा। नाउ इक्विलिब्रियम can be affected by change in concentration, pressure and temperature। ठीक है, हम अफेक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को ये सारी चीजें चेंज करके। अब
कुछ ग्राफ्स हैं इस रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। एक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये बना दिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस। आज ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड बेटा, हाँ समथिंग इज रॉन्ग विद माई बोर्ड। चलो ये मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और यहाँ बना दूंगी मैं रेट वाले ग्राफ, ठीक है। चलो यहाँ भी बनाएंगे हम रेट वाले ग्राफ। चलो देखो, अब ग्राफ हम इक्विलिब्रियम के कैसे बना सकते हैं। मान लो मैंने इस तरफ लिख दिया कंसंट्रेशन, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम आने पे हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसे हो जाती है, विद टाइम कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती है। तो शुरू में इनिशियली क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, और एक पॉइंट तुम्हारा ऐसा आएगा जब ये कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएगी, और विद टाइम तुम्हारे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा कांस्टेंट हो जाएगी। जिस पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो रही है, इसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। देखो रिवर्सिबल में तो क्या होगा कि तुम्हारे ये रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा थे ना, इनिशियली घटते घटते जाएंगे ना, नीचे आते जाएंगे, तो इरिवर्सिबल में तो तुम्हारा पूरा जीरो हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है, वहीं इक्विलिब्रियम अटेन भी हमारा होता है। तो हम कुछ ग्राफ अपना रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इस तरह से शो करेंगे कि इनिशियली तो तुम्हारा रिएक्टेंट, ये वाली लाइन तुम्हारा क्या शो कर रही है, रिएक्टेंट, ये क्या शो कर रही है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट घटा घटा, विद टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, विद टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ तुम्हारा बन गया इक्विलिब्रियम शो कर रहा है ये ग्राफ। एक ग्राफ मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटी 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 इतनी हो गई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी बढ़ी इतनी हो गई, इस पॉइंट पे जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसमें क्या था कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होगी, प्रोडक्ट की उसके कंपैरिजन बढ़ गई। यहाँ पे रिएक्टेंट की घटी तो है, प्रोडक्ट की बढ़ी है, लेकिन रिएक्टेंट की फिर भी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है। देखो हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट जहां पर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है। बराबर नहीं, वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, बराबर हो भी सकती है, इट्स नॉट कि नहीं हो सकती, बट कांस्टेंट होना हियर इज इंपॉर्टेंट। तो तीसरा केस बेटा क्या बन सकता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में, कि आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटी, प्रोडक्ट की भी घटी, इस पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट होगी। अब देखो इक्वल भी हो गई है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो गया। तो ये कुछ भी केस हो सकते हैं हमारे। द मेन पॉइंट हियर इज दैट द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। और रेट क्या होता है बेटा, रेट हमारा बराबर होना चाहिए, जिस स्पीड से आपके रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये जो हमारा स्पीड है रिएक्शन की, फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की, दिस शुड बी इक्वल। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर तुम रेट का ग्राफ कुछ ऐसा बना देते हो, रेट का ग्राफ ऐसा कुछ बना देते हो, तो ये गलत होगा, रेट इक्वल नहीं होता। या ऐसा बना दोगे तो ये तुम्हें लगेगा इक्विलिब्रियम में ही तो देखा है हमने ग्राफ, ऐसा ही तो बनेगा, बट दिस इज रॉन्ग। रेट का ग्राफ तुम्हारा हमेशा रेट जो होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं रिलेटेड जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है, देख सकते हो। हाँ जी, अब चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है हमसे, लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, is directly proportional, is directly proportional to the product, to the product of
rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficients. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो देखो मान लो ये रिएक्शन है हमारे पास, एक AA प्लस BB gives you CC plus DD. Now you want to write a rate of reaction. तो मान लो I want to write a rate of forward reaction. Rate of forward reaction तो क्या हो जाएगा, forward reaction के लिए reactants क्या है, A and B, तो that is directly proportional to A की concentration raised to the power stoichiometric coefficient, इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इनटू, ऐसे ऐसे लिख दिया करो इनटू, ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इनटू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे लिखेंगे। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर सी, डी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर डी, ऐसे लिखेंगे। अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो रेट होता है, रेट ऑफ, ज्यादा पतला हो गया क्या ये, थोड़ा और थिक करती हूँ, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमने ये चीज अभी पढ़ी है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड है तुम्हारा, अच्छा इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटा दूं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटा दूं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे तो तुम कैसे लिख सकते हो इसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सी की पावर सी, डी की पावर डी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब मैं इसको यहाँ भेज दूं अगर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर बी। अब ये आर एफ अपॉन आर बी को ही हम क्या कहते हैं, के सी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे के सी, ये है तुम्हारा के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब डायरेक्टली जब तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेट, चलो इसको डब्बे में डालो, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके देखो, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है केपी, एक होता है केसी। अब मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, बी गिव्स मी सी, सी प्लस डी, डी। तो मुझे इसके लिए कैसे लिखना है, अभी हमने देखा कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो दैट इज हाउ वी विल राइट केसी। अब केपी आप कैसे लिखोगे, केपी इज, आप अब इस बार लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का पार्शियल प्रेशर रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का पार्शियल प्रेशर रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
सॉरी प्रोडक्ट का आएगा ना, प्रोडक्ट का लिखो पहले, फिर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर केपी, एक्सप्रेशन फॉर केबी। ध्यान रहे यहाँ पर अगर कोई सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास हम लोग 1 लेंगे। ये सारे हमारे कैसे हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे। अब केपी और केसी के बीच में जो रिलेशन है वहां से हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे हमारा नीट एग्जाम हो या फिर जेई मेंस हो, इस रिलेशन से बेटा पक्का क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो देखो रिलेशन क्या है हमारा, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ये है हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन में इंपॉर्टेंट चीजें ये है, Kp देखो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और ये है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। Kc R इज योर गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर हियर, इन केल्विन्स डेल्टा Ng इज, डेल्टा Ng देख लो क्या है, डेल्टा Ng क्या है, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स होता है डेल्टा Ng। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं किसी रिएक्शन में मेरा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हो अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली मेरा जो Kp है वो Kc से ज्यादा आएगा, सिंपल। अगर मेरा डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो मैं बोल सकती हूँ Kp विल लेस देन Kc। अगर मेरा डेल्टा Mg इक्वल्स टू 0 है तो भी मैं बोल सकती हूँ Kp इज इक्वल टू Kc। या फिर एक और कंडीशन होती है जहां पर Kp Kc के बराबर होता है, अगर मेरा टेम्परेचर 1/R हो जाए तो किसी भी डेल्टा Ng पे बेटा डेल्टा Ng कुछ भी आए हमारा Kp क्या होगा, Kc के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू 1 आ गई फिर ये 2 हो 3 हो 4 हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं इस केसी को यहाँ लेके चली जाऊं तो ये क्या बन जाएगा रिलेशन, Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT डेल्टा Mg, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अब अगर मेरा डेल्टा Mg पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 लिख लूं मैं, एक ही बात है, तो मेरा Kp Kc का वैल्यू कैसा आएगा, मैक्सिमम, Kp अपॉन Kc का वैल्यू मैक्सिमम। अगर मेरा Kp और Kc का वैल्यू मिनिमम है इसका मतलब डेल्टा Mg कैसा है, नेगेटिव है। इस पे देखो अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से कौन से रिएक्शन के लिए Kp Kc से बड़ा है। Kp Kc से बड़ा कब आ रहा था बेटा, जब हमारा डेल्टा Hg ग्रेटर देन 0 था। ये देखो डेल्टा Hg शुड बी ग्रेटर देन 0 और ये रिलेशन से सिंपल मैथ्स है, हमें पता चल जाएगा। तो हमें Kp Kc मतलब डेल्टा Hg हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो सबके लिए एक बार हम डेल्टा Hg निकालें तो कैसे आएगा मेरा डेल्टा Hg, ये भी गैस, सारे गैशियस है, ठीक है, सारे गैशियस है, नहीं लिखा है तो आप समझ लो ये सारे गैशियस ही है। यहाँ पर H2I2 ये सब क्या है, गैसेस। चलिए अब हम देखते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा Ng कितना आएगा, 2, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का मोल 3 + 1 दैट इज -4, तो ये तो -2 आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता। इसके लिए देखो 2, 1 + 1 2, 2 - 2 ये तो 0 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। SO2 + O2 2 - 3, इसके लिए डेल्टा Ng निकाला मैंने 2 - 3, ये कितना आ गया -1, ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 - 1 कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। भाई ये आ गई हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये आ गई मेरी पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या है, डी, डी इज द आंसर। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम। अब हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है H2O का इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन हमको दे रखी है और हमको Kp भी गिवन है। लगाओ Kp का फॉर्मूला,
अच्छा ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, दिस इज सॉलिड। तो अब देखो Kp क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए तो 1 ही लेंगे ना, 1 बाय, ये भी सॉलिड है, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Kp का एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे Kp गिवन है, मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1 बाय Kp 1/4। तो यहाँ से मेरा Kp कितना है, 10 रेज टू द पावर 12, ऊपर ले गई तो क्या बन गया, -12, 1/4, ये कितना आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -3, कितना आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करो, देखो ये जो मैंने केसेस लिखवाए थे उस वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा Ng निकालना पड़ेगा। डेल्टा Ng तुम्हें निकालने आता है 2, और यहाँ कितना है 3, तो 2 - 3 कितना आ गया, -1। भाई ये तो माइनस में आ गया, तो हमने अभी अभी केस पढ़ा, Kp डिवाइडेड बाय Kc विल लेस देन 1 जब तुम्हारा डेल्टा Ng -1 होगा, है ना। मिनिमम लिखा था, एक ही बात है, -1 से कम ही आएगा जब ये वैल्यू तुम्हारी -1 आ रही है। Kp Kc से 1 से बड़ा तो आ नहीं सकता, Kp Kc की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, यहाँ पे Kc - Kp है, ध्यान रहे Kp - Kc नहीं है, Kc - Kp है, दैट इज नेगेटिव, तो ये भी रॉन्ग है। तो तुम्हारा आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब फॉर द रिएक्शन PCl5 gives us PCl3 plus Cl2, find the temperature at which twice Kp is equal to Kc। twice of Kp will be equal to Kc, हमें ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो भाई Kp और Kc का रिलेशन तो यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो देखो कैसे होगा ये, हमारा Kp इज इक्वल टू, हाँ, Kp इज इक्वल टू Kc डेल RT डेल्टा Ng, ठीक है, ये आ गया रिलेशन। अब क्या मुझे ये पता है कि Kc इज ट्वाइस ऑफ Kp, तो क्या मैं Kc की जगह ये चीज पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ Kp। तो R मेरे पास कितना होता है भाई, R की एक वैल्यू होती है 12.08 होती है, बट हम 12 लेके चलते हैं, चलो 12 ले लिया। और टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है, डेल्टा Ng कितना है इसमें, 1 1, 2 - 1 1, ठीक है, 1 है डेल्टा Ng। तो मेरे पास यहाँ से Kp से Kp कैंसल आउट हो गया, और टेम्परेचर मेरा क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। अब आगे तुम्हारे पास एप्लीकेशंस ऑफ के इक्विलिब्रियम, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितनी ज्यादा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, क्योंकि तुम खुद देखो के इक्विलिब्रियम क्या है, के इक्विलिब्रियम तुम्हारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स तभी ज्यादा बनेंगे अगर वो स्टेबल होंगे। अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम आएगी, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम predicts the stability of products। Higher value of K equilibrium and lower value of K equilibrium predicts the stability of reactants। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा हमारी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी, उससे हमें पता चल जाएगा प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। अगर कम हुई तो हमें पता चल जाएगा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। इस रिलेशन से हम ये पता कर सकते हैं ना, ये डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का और रिएक्टेंट का इनवर्स है। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, x2 + O2 gives you 2xO, है ना। फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁴, फिर दे रखा है x2 + ½ O2 gives you x2O, K2 आपको दे रखा है उसका 10⁻⁵। वैल्यूज देखो सामने पता चल रहा है K1 इज ग्रेटर। अब हमसे पूछा विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, भाई वो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगी ना, प्रोडक्ट साइड पे बन रही है ना तुम्हारी ऑक्साइड,
तो प्रोडक्ट कब स्टेबल होता है? जब हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम होती है। तो मैं बोल दूंगी कि मेरी जो एक्सो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सो। X2O से ज्यादा स्टेबल है हमारी XO ऑक्साइड। इन विच रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मोर? भाई जिसका इक्विलिब्रियम कम होगा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, हम बोलेंगे कि वहां स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी, वहां रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे होंगे, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास सेकंड रिएक्शन में ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी सेकंड रिएक्शन के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है हमें। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग के, फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। इसके लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे हम वेंट ऑफ इक्वेशन या क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है हमारे पास इक्वेशन, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन। ठीक है, अब तुम देखो इस इक्वेशन में, ये हमने लिख दी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या चीज क्या है वो देखो। तुम्हारा जो K2 है दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 तुम्हारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। इतनी बातें हमें क्लियर है। K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 क्या है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। और T2 जो है तुम्हारा दैट इज हायर देन T1। T2 जो है तुम्हारा ग्रेटर है T1 से। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो T1 मान लो 30 था, हमने इंक्रीज करके 40 कर दिया टेम्परेचर को। अच्छा, अब मुझे अगर प्रिडिक्ट करना है कि ये जो मेरा पर्टिकुलर रिएक्शन होगा इसमें टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा, मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, लॉग, हमें पता है लॉग समथिंग डिवाइड होता है, अगर लॉग ए डिवाइडेड बाय बी होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें आनी चाहिए, और लॉग की प्रॉपर्टीज तो हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज होनी है ना बेटा। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, log K2 माइनस log K1 कर दिया मैंने, और इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा H अपॉन 2.303 R। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ T2 माइनस T1, एलसीएम ले लिया ना, T1 अपॉन T2। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना बच्चों? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है मैम। अब मुझे करना है, प्रिडिक्ट करना है कैसे इस रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा। उसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब अगर तुम ये वाली वैल्यू देख पा रहे हो, जो कि मुझे पता है तुम देख पा रहे हो, इस वैल्यू को, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हमें पता है कि ये वैल्यू तो तुम्हारी पॉजिटिव आएगी। आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, T2 की वैल्यू बड़ी है, इससे कुछ माइनस करूंगी तो ये वैल्यू मेरी कुछ पॉजिटिव ही आएगी, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आने वाली है। अगर मेरा रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक बेटा, तो हमें ये पता है कि डेल्टा H कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या हमें ये चीज पता है कि हमारा डेल्टा H कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव होगा? और ऐसा कब होगा? जब ये वैल्यू बड़ी होगी ना, अगर ये छोटी होती तो कैसे पॉजिटिव आता? ये वैल्यू, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो K2 है दैट इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यहाँ पे मैं किसी डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। अब तुम सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखे कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। कैसे आया क्या आया वो हमें पता होना चाहिए, वरना हम ऐसे रट्टा मार लेते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। अब तुम्हें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा चीज, देख लिया हमने। तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगी तो के इक्विलिब्रियम घटेगा, सिंपल। अगर तुम्हारा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यही लिख देती हूँ ठीक है, फिर सारा एक साथ तुम्हें सही रहेगा ना देखने में, रिएक्शन इज और मुझे समझाने में। चलो, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब ये वाली टर्म अगर मेरी नेगेटिव आ रही है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, log k2 माइनस k1 मेरा नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब k1 बड़ा होगा, यहाँ पे log भी है ठीक है, इसका मतलब मेरा k1 इज ग्रेटर देन k2। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है हमारा, टेम्परेचर तो T2 बढ़ा है, ये चीज तो पॉजिटिव ही आ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है। तो क्या मैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा बोल सकती हूँ बेटा कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। यस वी कैन से दैट कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। ये चीज हम इक्विलिब्रियम, इसके लिए हम एक्सो के लिए बोलेंगे और वो हम एंडो के लिए बोलेंगे। तो ये दो रिजल्ट जो यहाँ से आए हैं तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो इस पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन देखो, तुमसे इजीली हो जाएगा। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच इन द रिएक्शन। तुमको दे रखा है कोई रिएक्शन ठीक है, जिसका टेम्परेचर 400 केल्विन था, तो के इक्विलिब्रियम तुम्हारा 10 रेज टू द पावर -2 था, 300 हुआ तो 10 रेज टू द पावर 3 हो गया। या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पे जब 300 से 400 हुआ के इक्विलिब्रियम घटा, तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है। ये किस केस में होता था बेटा, एक्सोथर्मिक के लिए होता था। तो इसका मतलब डेल्टा एच का साइन यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो अब और फैक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर देख लिया, फिर हमने देखा मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन, मोड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। मोड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मान लो कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स यू c+d, और इसके लिए बेटा तुम्हारा जो k इक्विलिब्रियम है दैट इज k1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k1। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देती हूँ, c+d मुझे क्या देता है, a+b, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा k2 दैट विल बी 1/k1। ठीक है, आपने इक्वेशन रिवर्स किया, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो गया। अब तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसके लिए k1 लिखो, इसके लिए k2 लिखो, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन रिवर्स करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद है तुम्हारे पास सेकंड, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी अफेक्ट करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे को, कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो कैसे, हमारे पास मान लो यही वाली इक्वेशन ले लूं मैं, a+b गिव्स मी c+d, और इसका इक्विलिब्रियम है k1। मान लो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय n,
मैंने इसे n से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Na प्लस NB गिव्स यू NC प्लस ND। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K2 है वो कैसा आ जाएगा, आपने इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई किया है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आ जाएगा दैट विल बी K1 रेज टू द पावर n। ये जो n से जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो आपका पावर में चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना, आगे मत मल्टीप्लाई कर देना, पावर में जाएगा। अच्छा यही बता देती हूँ, देखो आप डिवीजन को भी मल्टीप्लाई अगर मैं बोल दूं, चलो मैं ऐसा बोल दूं कि इस ही इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो n से, डिवाइड बाय n, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1/n a प्लस 1/n b गिव्स यू 1/n c प्लस 1/n d, है ना। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मान लो मैंने बोल दिया, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा K1 रेज टू द पावर 1/n। तुमने डिवाइड किया, तुम यही सोच लो ना, तुमने 1/n से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ जाएगी ना, यहाँ पे n चला गया पावर में, यहाँ पे 1/n चला गया। तो मल्टीप्लीकेशन का जो केस है सिमिलर हम डिवीजन का, ऐसा कोई अलग कुछ उसमें नहीं हो रहा है। अच्छा अब है तुम्हारा बाय एडिंग इक्वेशंस, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसा ऐड का है वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही होगा, सब्ट्रैक्शन का कोई अलग केस नहीं है, सिमिलरली ऐसे ही होगा। आप देखो क्या करते हैं हम लोग इसमें, मान लो मेरे पास इक्वेशन है a मुझे देता है b और b से मुझे मिलता है c, ठीक है, और मुझे एक इक्वेशन मैंने क्या बनाई, इन्हें ऐड करके मेरा क्या बन जाएगा a/c। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। अब मुझसे पूछा कि इस इक्वेशन का बताओ क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड किया, मैंने इस इक्वेशन को ऐड किया तब मेरे पास आई, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इनका प्रोडक्ट होगा K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो तो इस तरह से हम लोग इसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो रिवर्स कर देना इक्वेशन, वैसे ही फिर ऐड कर लेना, यही चीज आएगी उसमें भी। अब इस पे देखते हैं हम लोग कुछ सवाल, वैसे तुम्हारे पास है ये क्वेश्चन, C प्लस 2H2O गिव्स यू CO2 प्लस 2H2, उसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, CO2 प्लस H2 गिव्स यू CO प्लस H2O, उसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, C प्लस CO2 गिव्स यू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका मुझे फाइंड आउट करना है। तो भाई ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन है ये कैसे बनेगी, इनको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना पड़ेगा तब जाके बनेगी, है ना, क्योंकि मुझे इनमें CO भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कार्बन भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे CO2 भी दिख रहा है। अच्छा मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे इसे कैंसिल करना है। बट यहाँ दो हाइड्रोजन है, हाँ एक हाइड्रोजन है, कैंसिल हो गया तो पूरी तरह से नहीं होगा, और हाइड्रोजन नहीं चाहिए, और CO2 यहाँ से पूरा कैंसिल हो रहा है जबकि मुझे CO2 चाहिए। तो देखो H2 नहीं चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2CO2 2H2 2CO 2H2O बन जाएगा, ये 2H2 बन गया तो ये इससे कैंसिल, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैंसिल हो जाएगी, फिर H2O से मेरा H2O कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी मेरा 2H2O बन गया है, मैं लगा ही देती हूँ इन सबके आगे 2, है ना, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया, बच क्या क्या गया, कार्बन बच गया, आ गया, CO2 दो में से एक गई, एक CO2 बच गई, मेरे पास 2 CO बच गए, बस राइट हैंड साइड पे आ गया मेरा K3। तो ये लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले तो मुझे K1 और K2 को मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया है दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा जब ऐड करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से आता है, लेकिन मैंने K2 को क्या किया, 2 से, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये जो K2 है मेरा ये क्या बन जाएगा, मेरा K2 रेज टू द पावर n, है ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब मेरा जो नया K2 है वो क्या है, K2 रेज टू द पावर n। अब K3 मेरा कैसे आएगा, इनको ऐड करके, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा K1 इंटू K2 रेज टू द पावर n, ठीक है, ऐसे करके हम कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं अगर हमें इक्वेशंस दी होंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, या फिर जो भी है मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमें नेसेसिटी वहां पे लगेगी।
अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो कहाँ पे काम आता है हमारे ये कॉन्सेप्ट। जब हम लोगों को मान लो मोल्स दे रखे हैं, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, और हमको केपी या केसी पूछ लिया। अब देखो केपी या केसी पूछा है तो हमें इक्विलिब्रियम पे मोल्स पता होने चाहिए, तभी हम केपी केसी निकाल पाएंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग को एक और चीज दी होती है, दैट इज अल्फा। अल्फा पता है तो आप इक्विलिब्रियम के मोल्स निकाल पाओगे। अब ये अल्फा क्या है, दिस अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फा इज इक्वल टू, पूरा लिख देती हूं मैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स divided by initial moles, divided by initial moles। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डीओडी लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles dissociated, dissociated with respect to 1 mole reactant, that is your degree of dissociation, number of moles dissociated with respect to 1 mole reactant। क्या होगा फॉर्मूला, dissociated moles divided by initial moles। अब मान लो, अब इसे समझने के लिए ऐसे समझ नहीं आएगा कि फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरे पास इक्वेशन है P प्लस 2Q गिव्स मी 3R प्लस 4S। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। मैंने क्या किया कि इनिशियली इसके ले लिए 3 मोल, इसके ले लिए 5 मोल, तो इनिशियली इसके तो 0 0 बनेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम मेरे को मोल्स फाइंड आउट करने हैं, एट इक्विलिब्रियम मेरे को मोल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ऐसा थोड़ी है ना रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ी हो रहा है हमारे इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस पे। हो सकता है ना कि इस 3 में से, मुझे नहीं पता, कुछ तो मोल्स कम हुए हैं, मुझे नहीं पता कितने कम हुए हैं, बट मैंने मान लिया कि x कम हुए हैं, मैंने मान लिया 3 में से x गए। अब अगर 3 में से x गए बेटा, तो इस 5 में से कितने जाएंगे, 2x। मैम 2x क्यों, क्योंकि बेटा 1 मोल P का 2 मोल Q के साथ रिएक्ट करता है। पढ़ी है ना ये चीजें मोल कॉन्सेप्ट में, कि हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते, ये इस फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं। 1 मोल P का 2 मोल Q के साथ ही रिएक्ट करता है, तो जब इसका x मोल जाएगा तो इसके 2x मोल के साथ रिएक्ट करेगा ना। एक के साथ ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो x के साथ 2x करेगा, जितना स्टोइकियोमेट्री होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और ये बनेगा कितना, जब 1 मोल खत्म होता था 3 बनता था, x खत्म होगा तो 3x बनेगा। 1 मोल खत्म होता था 4 मोल बनता था, x खत्म होएगा तो कितना बनेगा, 4x। ये चीज अगर तुम्हें लिखने आ गई तो इसका मतलब तुम्हें अल्फा आ जाएगा। अब मुझे अल्फा लिखना हो, अल्फा क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, x, तुम्हारे पास कितने मोल्स डिसोसिएटेड हुए हैं, x, इनिशियल कितने थे, 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया अल्फा किसका, p का। ऐसे ही मैं अल्फा ऑफ q लिख सकती हूँ, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, 2x, 5 में से 2x ही टूट रहे हैं ना, टोटल कितने हैं बेटा, 5 हैं। तो ये आ गया मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Q। अब मान लो मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम पे कितने कितने मोल्स हैं, और अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे मोल्स ही नहीं पता तो मैं केसी केपी कैसे निकाल पाऊंगी, मुझे इक्विलिब्रियम पे मोल्स तो पता होने चाहिए। अब तुम्हें वो क्या करेगा, तुम्हें अल्फा दे देगा। इफ अल्फा इज गिवन, तो आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू निकाल लोगे, x इसमें से माइनस करोगे, इक्विलिब्रियम के मोल्स आ जाएंगे। इफ अल्फा इज गिवन, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम
कैन बी कैलकुलेटेड। सिंपल है ना। देखो अब इस पे क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा। चलो एक रिएक्शन हो रही है इन अ क्लोज्ड वेसल। इनिशियली 2 मोल A and 3 मोल B are taken at equilibrium. Moles of A and C are obtained. At equilibrium, equal moles of A and C are obtained. Find DOD of A and B, total moles at equilibrium. देखो बेटा, क्लोज वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। शुरू में तुमने 2 मोल लिए A के, 3 मोल लिए तुमने B के, ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है। और एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यही चीज हमें पता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि तुम्हारे पास ये शुरू में था, ये शुरू में चीज थी, ठीक है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बोलूं तो 2 में से अगर x गया, 2 में से x मोल गया तो 3 में से कितना जाएगा, 3 माइनस 2x। c कितना बनेगा, c तुम्हारा x बनेगा, है ना। 2 में से x गया तो यहाँ पे x बना। अब ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम इक्वल मोल्स आर फॉर्म्ड, तो इक्विलिब्रियम पे इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, बोल सकते हैं हम। यहां से मेरा x कितना आ गया, 1, x मेरा 1 आ गया। अगर मेरा x 1 आ गया तो क्या मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस एक्स कितना, 1 मोल है। इक्विलिब्रियम पे 3 माइनस 2 इंटू एक्स तो भी ये 1 मोल है, और ये कितना बन रहा है, 1 मोल। अब इन्होंने मुझे बोला है कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बताओ, तो आगे मेरे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम मेरे कितने आ गए, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 मोल, है ना। अब मुझे डीओडी ऑफ ए एंड बी भी बोला है, तो मुझे अल्फा ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, एक्स कितना है, 1, भाई डिसोसिएटेड मोल 1, टोटल मोल कितने थे, 2, तो आ गया 0.5, जिसे हम 50% भी लिख सकते हैं अल्फा को। अल्फा तुम्हारे पास बी का कितना आ जाएगा, कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तुम्हारे, 2x, x कितना है, 1, 2, टोटल कितने थे, 3, तो ये कितना आ जाएगा 0.66, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 66%। तो ये आ गया तुम्हारा अल्फा ए और बी का, और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a 2-liter vessel, initially 2 moles of A and B are mixed at equilibrium, 0.5 mole of C is obtained. Find Kc. Find Kc. तो देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि 2-liter वेसल है, शुरू का हमें नहीं पता, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितने मोल्स बन रहे हैं सी के, 0.5 मोल्स, ठीक है। और इनिशियली हमने क्या ले रखा है, 2 लीटर वेसल ले रखा है। तो अगर इसके 0.5 मोल, क्योंकि ये देखो ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल से 1 मोल बन रहा है ना। अब अगर सी के 0.5 मोल बन रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, सी के हमारे पास 0.5 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से 0.5 मोल्स ही टूटे होंगे, है ना, यही है ना। तो 0.5 मोल बने होंगे सी के। एक सेकेंड, इन अ 2-लीटर वेसल इनिशियली 2 मोल्स ऑफ, अच्छा इनिशियल मोल्स हमको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 मोल इसके, 2 मोल ही इसके, और हमें इसके शुरू में तो 0 0 ही होंगे, और कहा कि इक्विलिब्रियम पे सी के 0.5 मोल बने हैं। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं पूरी इक्वेशन ऐसे लिख दूं शुरू से, देखो ये था शुरू में, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ तुम्हारा, 2 माइनस एक्स, अगर इसमें से x गए, इसमें से भी क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, x जाएगा, और यहाँ पर x बनेगा, x बनेगा। अब इन्होंने बोला है कि ये जो x है दिस इज योर 0.5, ये तुम्हारा कितना मोल है, 0.5 मोल। चलो ये हमें पता है। अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चल गई है तो मुझे यहाँ से इक्विलिब्रियम पे मेरा a और b कितना है मुझे पता चल जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम a मेरा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.5, दैट इज 1.5,
बी मेरा एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5। अब हमें केसी निकालना है तो मुझे चाहिए कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ए की कितनी आ जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.75। सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ बी मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.75। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि मेरे को अब सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन भी तो चाहिए, तो सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो वॉल्यूम पूरे वेसल का 2 लीटर है ना, सारी चीजें उसी के अंदर होंगी, तो हमारे पास सी कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.25। और ये भी कितना बन रहा है 0.25, है ना, क्योंकि अगर x गया यहाँ x बना तो इधर भी तो 0.5 ही बन रहा होगा ना इक्विलिब्रियम पे। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया आपका D का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.25। क्या अब मैं यहाँ से इस पूरी वैल्यू से क्या मैं Kc डिटरमाइन कर सकती हूँ? Kc मेरा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कितनी है 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.75, तो ये यहाँ से 3, तो ये 1/3 इंटू 3 9, तो केसी मेरा क्या आ जाएगा 1/9। केसी मेरा कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्राई करो। क्या बोला है, PCl5 गैसेस ब्रेक कर रहा है PCl3 और Cl2 में। Initially 10 mole of PCl5 is heated. Alpha of PCl5 is 50%. Find Kp। देखो बेटा PCl5 हमारा ब्रेक कर रहा है PCl3 और Cl2 में, Kp निकालना है इस बार। कर लोगे क्वेश्चन? चलो, हमें इनिशियली क्या बोला था 10 मोल लिए हमने इसके इनिशियली, और अब इनिशियली शुरू में ये हो रहा था इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा था 10 माइनस एक्स, और ये एक एक मोल है तो ये x बनेगा, इसमें से x जाएगा तो x बनेगा। ये चीज सबको लिखने आ गई ना, अब बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी पूरा। तो क्या बोला है कि तुम्हारा PCl5 का अल्फा 50% है, 50% है तो मतलब भाई इसमें से आधे मोल टूट रहे हैं। अगर तुम पूरा फॉर्मूला लगा के यहाँ पे अल्फा x/10 भी करते हो और इसको 50% रखते हो तो तुम्हारे पास, या फिर 0.5 रख देते हो तो तुम्हारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मतलब इसके 5 मोल डिसोसिएट हो गए, है ना। अल्फा कितना है 50% है, तो 10 में से 10 का 50% 5 मोल, तो मतलब 5 मोल है इक्विलिब्रियम पे, इसके भी 5 मोल हैं, इसके भी 5 मोल हैं। चलो मोल निकाल लिए हमने। अब हमें केपी बोला है निकालने के लिए, केपी बोला है, तो केपी में तो मुझे प्रेशर चाहिए। तो तुमने एक ये पर्टिकुलर रिलेशन पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। और यहाँ पर हमको टोटल प्रेशर भी गिवन होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर भी गिवन होगा। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। टोटल प्रेशर यहाँ पर है तुम्हारा, टोटल प्रेशर तुम ले लो 9 atm, ठीक है, 9 atm ले लिया हमने टोटल प्रेशर। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टोटल प्रेशर गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, मान लो मुझे इस पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके मोल्स, इस गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पीटी। तो हर एक गैस का यहाँ पे तुम देख रहे हो 5 मोल है, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे 15 मोल। तो हर गैस के लिए क्या तुम्हारा पार्शियल प्रेशर यही आएगा, सबके लिए आएगा यही ना। तो तुम देखो पार्शियल, अब केपी निकालो, तो केपी में पार्शियल प्रेशर सभी का कितना है 5/15 इंटू 9 इंटू 5/15 इंटू 9, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 5 इंटू 15 इंटू 9, तो यहां से ये तो पूरा काट सकती हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बचा 5/15 इंटू 9, तो ये तुम्हें पता है 3, और फिर ये 3, तो मेरे पास केपी कितना आ गया यहाँ से 3,
Kp कितना आ गया 3। तो हमने डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन में Kp भी निकाल लिया, Kc भी निकालना सीख लिया। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से तुम्हें क्वेश्चन आता है तो आई थिंक तुम कर पाओगे। हमने क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट इज योर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो पहले स्टेटमेंट देखो, मतलब जो भी है तुम्हें जो भी चीज कर रहे हो उसकी उल्टी करनी है, जो कि एक्चुअल में हम लोग का नेचर ऐसा ही बन चुका है कि हमें जो बोला जाए हमने उससे उल्टा ही करना है। तो बस यहाँ पे वही होता है। when a reaction when a reaction at equilibrium when a reaction at equilibrium experiences 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 a change in terms of in terms of pressure in terms of pressure concentration in terms of pressure concentration temperature volume etc it shifts या फिर ऐसे लिखो it tries to oppose that change it tries to oppose that change by shifting to opposite direction to opposite direction to nullify the effect of change। अब ज्यादा बातें समझ में आएगी जब हम इसका एक एक केस करेंगे। मतलब आप कोई भी चेंज कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस चेंज को अपोज कर देगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, क्योंकि अपोज तो ऑपोजिट जाने से ही होगा ना, साथ ही चल पड़ेगा थोड़ी अपोज हो, तो फेवर कर रहा हो गया। अच्छा अब देखो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, और मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ। अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू बैकवर्ड, शिफ्ट्स टू बैकवर्ड। मतलब अब प्रोडक्ट बढ़ा दिया हमने, चेंज किया ना, मान लो मैंने किसी टाइम पे प्रोडक्ट और मिला दिया और इसके अंदर प्रोडक्ट मिला दिया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अब ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनको कम करने के लिए इसको रिएक्टेंट बनाने शुरू करने पड़ेंगे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। या मान लो मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, मैंने थोड़े से रिएक्टेंट निकाल लिए तो अब कम हुआ है तो फिर ये हमारा बैकवर्ड मूव करेगा ताकि ज्यादा रिएक्टेंट बने, क्योंकि इसका काम है उस चेंज को अपोज करना। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, इस बार प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन घटा दी, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या होगा, घट रही है तो इसको क्या, मैं घटा रही हूं तो ये अपोज करेगा, ये उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक है, बात क्लियर है। मान लो मेरे पास कोई, एंड नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सॉलिड पे ये नहीं लगेगा। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। अब मैंने आपको बोल दिया कि मैंने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो आप क्या बोलोगे, मैम इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू
बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं कि मैंने N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो कैसे समझेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। अच्छा अच्छा, ये क्या आ गया, चलो ऐसे ही बना देती हूँ मैं इसे। मान लो ये मेरे पास एक वेसल है और मैं इस पे क्या कर रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, है ना। मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज किया ऐसे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हम सबको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैं क्या करती हूँ, इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, नंबर सॉरी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई तुम्हारा वॉल्यूम घट रहा है, पहले अगर 10 लीटर में 2 मोल थे, अब 5 लीटर में 2 मोल है, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो प्रेशर बढ़ाने पे कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर बढ़ाने पे, तो इक्विलिब्रियम इस चेंज को अपोज करना चाहेगा ना। मान लो इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर बढ़ाया और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़े, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, क्योंकि बढ़ रहे हैं तो ये वहां मूव करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो क्या मैं कंक्लूजन कंक्लूजन लिख लूं, और तुम्हें वही याद रखना है। कंक्लूजन मेरे पास क्या आ जाएगी, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, और जो बात प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है उससे उल्टा वॉल्यूम कर दो, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इफ वी इंक्रीज प्रेशर, या फिर इफ वी इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज वॉल्यूम, जो इंक्रीज इन प्रेशर के लिए आएगा वही डिक्रीज इन वॉल्यूम के लिए आएगा। इफ वी इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज वॉल्यूम, द इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम shifts to shifts to that side that side which contains which contains less number of moles, less number of moles। ठीक है ना भाई, ये बात लिखो, ये बात। प्रेशर इंक्रीज करने पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ। ये हो गया। अगर मैं उल्टा बोल दूं, इफ वी डिक्रीज प्रेशर, इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन where number of moles increases। क्योंकि भाई प्रेशर घटाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स घटाना, तो घटाने का मतलब अब ये ऑपोजिट साइड मूव करेगा जहां पर मोल्स बढ़ रहे होंगे। चलो ये बात हमें क्लियर हो गई यहां से। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो मैं बोल सकती हूँ कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट आ जाओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो दो अलग अलग रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे, एक एंडो के लिए
एक एक्सो के लिए। तो मान लो कोई मेरा रिएक्टेंट है, एक्सो में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट इस साइड लिख रही हूं मैं, और फिर मेरा बन रहा है प्रोडक्ट। ये रिएक्शन कैसा होगा, मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये रिएक्शन कैसा है मेरा, एक्सोथर्मिक। इसको देखो सीधे सीधे बेटा ऐसे समझोगे तुम कि अगर मैंने यहाँ पर हीट दी, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जहां पे तुम्हें हीट दिख रही है वहां पे हीट इंक्रीज करेगी। अगर इस तरफ हीट इंक्रीज कर रही है तो रिएक्शन इससे उल्टा मूव करेगा, वो वहां मूव करेगा जहां पे नहीं इंक्रीज हो रही है, मतलब फॉरवर्ड मूव करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो इससे उल्टा हो जाएगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो हीट जहां पर अब यहां पर कम हो रही है तो इस तरफ मूव करेगा, उल्टा होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब एक्सो में देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो तुम्हारी हीट प्रोडक्ट साइड बढ़ रही है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, और तभी इससे उल्टा क्या हो जाएगा, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वैसे भी हमारा टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन था ना, एक्सो में हमने पढ़ा था अभी भी। अब नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कौन सा नंबर है ये, फिफ्थ ना। चलो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो बेटा इनर्ट गैस को हम दो कंडीशंस पे ऐड कर सकते हैं, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, अब सोचेंगे प्रेशर वाले के बारे में। मान लो कि मेरे पास एक वेसल में यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, ये रिएक्शन चल रही है N2 प्लस H2। ठीक है, फेवरेट रिएक्शन 2NH3, थोड़ा बड़ा लिखूं, ये मैंने एक वेसल बना दिया, 2N2 प्लस 3H2 gives me 2NH3। मान लो इस पर्टिकुलर, अब इनमें जितनी भी गैसेस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। मान लो इनका प्रेशर है 10 atm। अब हम कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस। मान लो मैंने इस डब्बे के अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दी, 2N2 3H2 तो है ही है, साथ में मैंने बोला कि एक और गैस यहाँ पे रख देते हैं, हीलियम डाल दी इनर्ट गैस। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लो इस गैस का प्रेशर है तुम्हारे पास 2 atm। अब प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहना है, तो इसका घट के क्या हो जाएगा 8 atm, रहा तो ओवरऑल 10 atm ही। तो तुम ये देखो कि इनर्ट गैस डालने पे प्रेशर घट रहा है। एडिशन कर रही हूं जब मैं इनर्ट गैस की, एक ही केस है इसमें, एडिशन कर रही हूँ इनर्ट गैस की, तो प्रेशर मेरा डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखो जब हम बोल रहे थे कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। या डायरेक्ट रिलेशन ऐसे रख लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ मूव करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर होंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3, और ये 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 + 1 4, इस तरफ बढ़ रहे हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम shifts shifts to that direction, to that direction which contains, which contains less number of, less number of moles। ठीक है, तो ये हमारा लीच एक्चुअली प्रिंसिपल भी हो गया। चलो ठीक है, यहीं तक था अपना ये। हाँ जी,
तो आज के क्लास में हमने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अपना नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय एंड इसी तरह से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।